बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, वेलकम टू 8 o'clock। दिस इज़ शुजाउल हसन ख़ान। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एक रीजन में इंतहाई इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट के ऊपर, जो कि चाइना और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के दरमियान हुई है। इस डेवलपमेंट के बारे में पहले भी रिपोर्ट्स आ चुकी थी कि चाइना ऑलमोस्ट $400 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने लगा है ईरान के अंदर, लेकिन अब वो इन्वेस्टमेंट मटीरियलाइज हो चुकी है। ये डील साइन हो चुकी है चाइना और ईरान के दरमियान, और ये डील एक ऐसे वक्त में सामने आई है जब अमेरिका की तरफ से ईरान को पाबंदियों का सामना करना पड़ रहा है, एंड देयर इज़ एन इंक्रीज्ड मिलिट्री प्रेशर ऑन ईरान इन द रीजन। और अमेरिका जो है वो रीजन के बाकी तमाम ममालिक के साथ मिलकर ईरान को प्रेशराइज करने की कोशिश में जुटा हुआ है। और इस सिचुएशन के अंदर चाइना हैज़ एक्टेड एज अ लाइफ सेवर फॉर ईरान, और जो $400 बिलियन का एक इंजेक्शन है टू द ईरानियन इकोनॉमी दैट इज़ ऑलरेडी ड्विंडलिंग अंडर द प्रेशर ऑफ US सैंक्शंस। तो ये ईरान के लिए एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इसके साथ साथ रीजन के अंदर और भी ऐसे स्ट्रेटिजिक और जैसे आप कह सकते हैं कि ब्लॉक शिफ्ट्स आ रहे हैं जो कि बड़े हैरत अंगेज़ हैं। ऐसा ही एक ब्लॉक शिफ्ट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और हिंदुस्तान के दरमियान बढ़ती हुई कराबतें हैं। हिंदुस्तान रशिया के ग्रुप में रहा है फॉर एवर, और अब हिंदुस्तान जो है वो उस ग्रुप से निकलकर अमेरिका के ग्रुप में जा चुका है, और ये एक नया ब्लॉक बन चुका है रीजन में। अमेरिका हिंदुस्तान को यूज़ करता है अगेंस्ट चाइना, अमेरिका हिंदुस्तान को यूज़ करता है अगेंस्ट ईरान और रशिया के अगेंस्ट भी। अब ईरान का जो हिंदुस्तान के साथ एक बड़ी कराबत थी वो इस बात पे थी कि एक तो ईरान इज़ द थर्ड लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर टू द इंडिया, और उसके साथ साथ जो चाबहार की एक पोर्ट थी जो कि एक स्ट्रेटिजिक पोर्ट है पर्शियन गल्फ़ के अंदर, और उस पोर्ट के थ्रू इंडिया चाहता था कि वो अफ़गानिस्तान तक एंड देन बियॉन्ड टिल द सेंट्रल एशिया वो एक ऐसी एक्सेस ले कि वो पाकिस्तान को बाईपास कर ले। वो उसका ख्वाब जो है वो चाबहार की सूरत में पूरा हो रहा था, लेकिन जूँ ही चाइना ने ये इन्वेस्टमेंट की है ईरान के अंदर, तो अब जो कहने वाले हैं वो ये कहते हैं कि शायद ये जो प्रोजेक्ट है ये भी बिल्कुल या तो डंप हो जाएगा या फिर ये चाइना के हवाले कर दिया जाएगा और हिंदुस्तान को किक आउट कर दिया जाएगा ईरान से। और इसी तरह से एक रशियन जरीदे ने यह खबर छापी है कि ये एक इंतहाई खुश आइंद अमल है ईरान को इस प्रेशर के दौर में जो है वो चाइना की तरफ से एक लाइफ सेविंग ऑफ़र मिली है, और उससे बढ़कर ये कि उन्होंने ये लिखा है कि पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। पाकिस्तान के इर्द गिर्द ममालिक में स्टेबिलिटी आ सकती है इस इतने बड़े प्रोजेक्ट से, और पाकिस्तान जो कि ख़ुद BRI का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है, और पाकिस्तान के अंदर चाइना जो है वो ऑलमोस्ट $80 बिलियन के करीब इन्वेस्ट कर चुका है, और अब जो है वो $400 बिलियन का प्रोजेक्ट जो है वो ईरान के लिए आया है। तो ये पाकिस्तान और ईरान को भी करीब लाएगा। इन तमाम तर उमूर के ऊपर हमने आज बात करनी है, और इसके साथ साथ हम बात करेंगे PDM के ऊपर भी। पिछले दिनों PDM के अंदर दरारें पड़ने की रिपोर्ट आई थी, और उसके बाद से जो है वो शायद हुकूमत की मशीनरी जो है वो बड़ी हद तक रिलैक्स हो चुकी थी कि शायद PDM जो है वो अब टूट जाएगी, और जो अपोजिशन ने एक मंसूबा बनाया था हुकूमत पे कब्ज़ा करने का या हुकूमत को टॉपल करने का, वो बड़ी हद तक नाकाम होता दिखाई दे रहा है। उसके बाद से मौलाना फजलुर रहमान साहब की भी हालत कुछ सही नहीं है, और मरीम नवाज़ साहिबा के बारे में कहा जा रहा है कि वो बड़ी हद तक जो है वो अपनी एक्टिविटीज़ जो हैं उनको लिमिट कर चुकी हैं। तो इन तमाम तर सिचुएशंस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में डॉक्टर अतीक रहमान साहब। वेलकम टू द शो सर। अतीक साहब, सबसे पहले तो आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपने देखा होगा रीजन के अंदर अब ब्लॉक शिफ्ट सामने आ रहा है, और एक बहुत बड़ा डेयरिंग मूव है ये चाइना की तरफ से। अमेरिका ख़ुद को ग्लोबल इकोनॉमिक एंड मिलिट्री पावर कहता है, और अमेरिका का एनिमी नंबर 1 इन द वर्ल्ड जो है वो ईरान है। यानी कि नॉर्थ कोरिया के बारे में कहा जाता था, लेकिन वही ट्रम्प साहब जिन्होंने ओबामा की जो डील थी पीस डील विद ईरान उसको डंप किया, लेकिन नॉर्थ कोरियन लीडर से वो फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वो मिलने गए, और उनके डोर स्टेप पे नॉर्थ कोरिया में स्टेप इन करके वहाँ उन्हें मिल के आए, हैंड शेक्स हुए, ऑल दैट।
लेकिन ईरान के ऊपर उन्होंने पाबंदियां लगाई, जो पाबंदियां रिलैक्स हो चुकी थी। दैट डिक्लेयर्स ईरान एज द वर्स्ट एनिमी फॉर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इतने बड़े अमेरिका के दुश्मन के साथ चाइना ने इतनी बड़ी डील कर दी है, शायद चाइना ने आज तक हिस्ट्री में किसी मुल्क के साथ $400 बिलियन की डील नहीं की। आप इस डील को कैसा देखते हैं? थैंक यू सो मच, आपने इस टॉपिक पे मुझे बुलवाया। जब आप इन दोनों सुपर पावर्स के ईरान के साथ रिलेशन की बात करते हैं तो दोनों में एक चीज़ बड़ी कॉमन है, बिकॉज हम चाइना को डिस्कस करेंगे। दोनों डील में चाइना बड़ा एक्टिव है। जो नॉर्थ कोरिया के साथ हुई थी 6 पार्टी टॉक, उसमें भी चाइना एक्टिव था, और ये जो ईरान के साथ P5+1 हो रही है उसमें भी चाइना एक्टिव है। तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका को ये बात तो पता चल गई है कि अब चाइना की इन्वॉल्वमेंट के बगैर इंटरनेशनल सिस्टम को संभालना बहुत मुश्किल नहीं, नामुमकिन भी हो चुका है। बिल्कुल। एक तो चाइना P5 का मेंबर है, दूसरी तरफ चाइना ने ये जो BRI प्लान दिया है, फिर चाइना ने भी फटाफट स्टेट्स के साथ इकोनॉमिक रिलेशंस बनाने शुरू किए, बट नॉट स्ट्रेटजिक मिलिट्री रिलेशन ही। चाइना इकोनॉमी पे फोकस कर रहा है। और दूसरा चाइना जो है वो जिन स्टेट्स के साथ एग्रीमेंट करता है वो उनको इकोनॉमिक इंसेंटिव देता है, उनमें इन्वेस्टमेंट करता है, उनको एड नहीं देता यूएस की तरह, वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनकी इकोनॉमिक कैपेबिलिटीज़ को जो है वो एम्पावर करते हैं। तो ये एक बड़ी फैसिनेशन है चाइनीज़ वे ऑफ डीलिंग विद द वर्ल्ड, जिससे जो है वो ईरान इम्प्रेस हुआ और फिर इन दोनों की एक डील साइन हुई। और ये डील डेफिनेटली अमेरिका के लिए एक थ्रेट है, बिकॉज चाइना का जो भी इकदाम है दुनिया में जिस मुल्क के साथ भी होगा वो अमेरिका के लिए एक थ्रेट कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि चाइना अभी हमारे सामने सिर्फ ईरान आया है। मे बी कल ईरान के अलावा और भी बहुत सी जो हैं वो ताकतें रीजनल या इंटरनेशनल आ जाए सामने। सो मैं इन शॉर्ट ये कहना चाह रहा हूँ कि ये कोई इतनी बड़ी डेवलपमेंट नहीं है जब हम BRI को देखते हैं। चाइना ने BRI दे दिया, मर्ज होना शुरू कर दिया। अभी हमें और यूएस को सबसे बड़ा इससे जो है थ्रेट होता है, अभी हमें इस तरह की बड़ी और भी खबरें मिलना शुरू हो जाएंगी। सो लेट्स सी अब ईरान के साथ इनका रिलेशन कहाँ जाता है, ये जो डील है, और ईरान के बाद नेक्स्ट कंट्री कौन सा होगा। अच्छा, और देखिए अतीक साहब, एक तो ईरान और अमेरिका का जो रोमांस पिछले 15-20 साल में रहा है वो भी बड़ा अजीब व गरीब था। यानी कि बुश साहब जो थे, जॉर्ज W. बुश, उनके दौर में ईरान के ऊपर पाबंदियां लगाई गई, सैंक्शंस लगाई गई, और ईरान ने उन सैंक्शंस के बावजूद अपना न्यूक्लियर जो प्रोग्राम था उसको जारी रखा पूरी शिद्दत के साथ। ओबामा दौर में आके अमेरिका को रियलाइज़ हुआ कि ईरान जो है वो लोहे का चना है, उसे चबाया नहीं जा सकता। तो उन्होंने फिर वो जो एक डील की और ईरान के साथ एक मतलब उन्होंने एग्रीमेंट किया, सैंक्शंस में कमी की, बहुत सारी सैंक्शंस लिफ्ट कर दी गई, और उसके बाद ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को भी बड़ी हद तक स्लो डाउन कर दिया। ट्रंप के दौर में आके दोबारा से उस पूरे प्लान को और वो जो पूरा एक पीस डील थी उसको स्क्रैप कर दिया गया। वो अंडू होने के बाद अब शायद जो बाइडेन साहब ने भी उन्होंने एक मतलब इशारा किया था कि हम ईरान के साथ दोबारा से न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर बात करना चाहते हैं। इसी दौरान चाइना ने, जो कि ऑलरेडी इस डील की बात कर चुका था, लेकिन जो ही अमेरिका की तरफ से ये एक परसेप्शन सामने आया कि हम शायद ईरान के साथ दोबारा बैठ के ये बात करेंगे, इसी दौरान चाइना स्टेप्ड इन और चाइना ने वो $400 बिलियन इन्वेस्टमेंट अपनी फाइनलाइज कर दी। तो क्या ये चाइना की तरफ से एक प्रेशर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पे टू ब्रिंग बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ऑन द टेबल विद ईरान? जी, सबसे पहले तो डेफिनेटली चाइना के लिए यूएस के लिए थ्रेट तो ये है, बिकॉज चाइना ने एमर्ज होना शुरू कर दिया और चाइना अब BRI के प्रैक्टिकल मेजर्स लेने जा रहा है बियॉन्ड पाकिस्तान। सो अब वो CPEC की एक्सटेंशन की तरफ जा रहे हैं। सो ये जो ईरान को साथ में लाना है इस रीजन में, पाकिस्तान का ईरान हमसाया मुल्क है और चाइना भी हमसाया मुल्क है, इन दोनों मुल्कों के दरमियान जब ये एक डील होती है तो उस डील का डेफिनेटली पाकिस्तान पे इम्पैक्ट पड़ता है। वो इम्पैक्ट ये है कि अब हम इसको ये कह सकते हैं, क्योंकि ये जो ईरान के साथ डील हुई है पाकिस्तान पे कोई इतना वर्स इम्पैक्ट नहीं पड़ा। इसका मतलब ये है कि चाइनीज़ ये चाह रहे हैं कि अब ये CPEC की एक्सटेंशन हो, अब ये पाकिस्तान के साथ ईरान को भी साथ मिलाएं, बट एट द सेम टाइम जो इन कंट्रीज़ को अनकंफर्टेबल कर रही हैं, जो भी पावर्स हैं, जो भी प्लेयर्स हैं, उनको भी साथ एड्रेस किया जाए। सो डेफिनेटली जब अब दुनिया में अब कंपटीशन शुरू हो गया, द वर्ल्ड इज़ नो मोर यूनिपोलर। अब यूएस ने भी ये बात ट्रंप के बाद तो समझ ली है, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आई है, उसने बड़ा एक सॉफ्ट जो है वो लैंग्वेज अडॉप्ट की है।
ये अपने जो है वो दुनिया में अपने एलाइज की तरफ या अपने राइवल्स की तरफ, तो वो सिर्फ यही एक पॉइंट है कि अमेरिका ने भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लिया है कि उनकी जो ट्रम्प की जो पॉलिसी थी, एग्रेसिव पॉलिसी थी, उन्होंने चाइना को या रशिया को या जो अमेरिका के कंपेटिटर्स हैं उनको एक स्पेस प्रोवाइड किया है। सो ये एक बहुत अच्छा इनकी जो है एक वो जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जो एक डील हुई थी यूएस की और ईरान की, वो एक बहुत अच्छा, ये स्मूथली अपने रिलेशंस को बढ़ाना इन्होंने शुरू कर दिया था। लेकिन जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने इससे विड्रॉ किया और उससे ईरान को भी थोड़ा ऑफेंड किया, तो ये ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने और यूएस ने खुद स्पेस प्रोवाइड की है कि दूसरों को एमर्ज होने की। ईरान को बहुत ज़्यादा पुश किया और दूसरे एमर्ज हो गए। और जब ये इन्होंने डील भी करनी थी तो डील भी करने में अब इस वक्त अमेरिका का उस वक्त अपना कोई इतना डिसीजन नहीं था। बेसिकली जो अमेरिकन एलाइज हैं वो ट्रेड करना चाह रहे हैं, वो ईरानियन मार्केट को एक्सेस करना चाह रहे हैं। सो उनकी इसमें इंटरेस्ट ज़्यादा है। सो ये एक बहुत क्लेवर मूव था यूएस का कि ईरान के साथ डील की जाए, तो एक तो जो एक स्टेलमेट है उसको ख़त्म किया जाए, एक विन विन सिचुएशन दी जाए, एक कंप्रोमाइजिंग बिहेवियर ईरान का जो है वो बनाया जाए, और फिर उसके बाद इकनॉमिक इंसेंटिव दिए जाए। और जब ये डील ख़त्म हो रही तो उस वक्त भी अमेरिका के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये नहीं था कि ईरान से डील ख़त्म हो रही है, सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि अब जो अमेरिकन एलाइज है, यूरोपियंस हैं, वो इकनॉमिक ट्रेड शुरू कर चुके हैं, अब उनको किस तरह रोका जाएगा। अब देखिए, हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं इन पर्सपेक्टिव ऑफ ईरान रिलेशनशिप विद इंडिया एज वेल, बिकॉज देखिए ईरान और इंडिया की रिलेशनशिप, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट बायर ऑफ ईरानियन ऑयल, यानी कि ईरान और इंडिया की रिलेशनशिप के अंदर जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो ऑयल की परचेज है फ्रॉम ईरान, जो इंडिया करता है। और उसके बाद अब जो चाइना ने नई स्ट्रेटजी अपनाई है, उन्होंने 25 ईयर्स का ये जो $400 बिलियन का प्रोजेक्ट साइन किया है, वो इन्वेस्टमेंट करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर में, वो इन्वेस्टमेंट करेंगे उनकी टेक्नोलॉजी में, वो इन्वेस्टमेंट करेंगे उनके वेपनरी में ईरान में, लेकिन उसके बदले में वो ईरान से क्रूड ऑयल ख़रीदेंगे फॉर 25 ईयर्स एग्रीमेंट। ये दीज $400 बिलियन आर फॉर द क्रूड ऑयल, यानी कि जो इंडिया और ईरान के दरमियान जो सबसे सॉलिडिफाइंग फैक्टर था उनकी दोस्ती का, उसको चाइना ने मल्टीपल टाइम्स पैसे दे के बाय कर लिया है। यानी कि चाइना अब ईरान का ऑयल ख़रीदेगा, ईरान को अब इंडिया पे ऑयल बेचने के लिए रिलाय नहीं करना पड़ेगा। तो उस लिहाज से तो एक तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ईरान और इंडिया की अब आप दोस्ती को, या वो जो एक चाबहार की पोर्ट थी जो कि पूरा एक स्ट्रेटेजिक प्लान था to bypass Pakistan and through Iran get to the Zarang Pass and then to Afghanistan and then to the Central Asia to access the resources and to do the trade mutually but avoid Pakistan, तो वो चीज़ चूँकि जब चाइना करीब आएगा तो वो चीज़ इनके दरमियान उस तरह से ईरान और हिंदुस्तान के दरमियान नहीं कायम रह पाएगी। और द लास्ट थिंग के रीजन में एक और प्लेयर भी तो है जिसको इजराइल कहते हैं, वो अमेरिका को टेबल पे कैसे आने देगा, वो दो सुपर पावर्स को चाइना के बाउल में कैसे डाल सकता है? किस रीजन में? इस रीजन में तो है नहीं इसराइल, वो मिडल ईस्ट में बैठा है। अच्छा, खैर कमिंग बैक टू द पॉइंट, जब इन दोनों मुल्कों की डील हो गई है चाइना और ईरान की, चाइना ने ऑयल परचेज करने की इंटेंशन शो की, ईरान विलिंग है, इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि ईरान के इंडिया के साथ रिलेशन ख़राब होंगे। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, इंडिया नो डाउट पाकिस्तान के हमेशा अगेंस्ट रहा है, एंटी पाकिस्तानी स्टेट रहा है, पाकिस्तान की ना सिर्फ इस खिते में बल्कि पूरी दुनिया में मुखालफत करता है, कश्मीर में ह्यूमन राइट्स वाले, खैर नॉट गोइंग इनटू डिटेल ऑफ इंडियन पॉलिसीज़, बट इंडिया की एक पॉलिसी जो है ना, उसको आप देखें, उसकी जो फॉरेन पॉलिसी है ना, दैट्स सो मच क्लेवर। इंडिया की अगर आप हिस्ट्री देख लें, कोल्ड वार से लेकर अब तक देख लें, इंडिया ने कभी भी अपना डिक्लेयर्ड एनिमी नहीं रखा कोई। सो अगर उनके ईरान के साथ रिलेशन ख़राब होते हैं, या अगर उनको ईरान के चाइना की तरफ जाने पे कोई एतराज़ भी होता है, तो वो उस एतराज़ की वजह से वो अपने ईरान के साथ रिलेशन ख़राब नहीं करेंगे। ये बिल्कुल इसी तरह से है कि जिस तरह कोल्ड वॉर में भी जब कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट फोर्सें अमेरिका और सोवियत यूनियन आमने सामने थे, तो वो कहने को वो कहते थे हम नॉन लाइन, हम न्यूट्रल हैं, किसी के साथ नहीं है, लेकिन वो ईरान से रशिया से भी एड ले रहे थे, 62 में अमेरिका से भी एड ली। लेकिन अब चाइना अगर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ ईरान में एंटर होगा तो वहाँ पे इंडिया अपनी एग्जिस्टेंस कैसे इंश्योर कराएगा? चाबहार को इंडिया कैसे कंट्रोल कर पाएगा व्हेन चाइना इज डूइंग सो मच फॉर ईरान एट अ टाइम जब इंडिया
अमेरिकन सैंक्शंस तले दब के ईरान से ऑयल ख़रीदना बंद कर चुका है पिछले 3-4 साल से, और चाइना इतना डेयरिंग मूव करके $400 बिलियन लेके ईरान में एंटर हो रहा है, तो हाउ कैन इंडिया इंश्योर हर एग्जिस्टेंस इन ईरान? इंडियंस नो हाउ टू प्ले इन द वर्ल्ड। इनके यूएस के साथ डील साइन है, 1 to 3 एग्रीमेंट्स, सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट। नेक्स्ट स्टेप इन स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप 2004 में इन्होंने एक डील भी की थी। अमेरिका के साथ बहुत अच्छे रिलेशन है, बट डिस्पाइट द फैक्ट दे आर वेरी क्लोज स्ट्रेटजिकली टू वाशिंगटन, इन्होंने मॉस्को के साथ S-400 मिसाइल्स की भी डील साइन की। एग्जैक्टली। सो अब और दूसरी तरफ अगर ये देखें तो इनके बड़े मसाइल हैं चाइना के साथ, बट दूसरी तरफ इनका ट्रेड वॉल्यूम भी उतना ज़्यादा है। सो अब अगर अमेरिका की कोई सैंक्शंस लगती हैं मज़ीद इंडिया पे, तो इंडियंस हमेशा अपने इंटरेस्ट को देखते हैं। अमेरिका की जो लगेंगी सैंक्शंस बिल्कुल लगेंगी, अमेरिका का प्रेशर भी आएगा इंडिया पे, बट ऑन द अदर हैंड इंडिया ने अपना इंटरेस्ट अभी कुछ अर्सा पहले जो ऑस्टिन साहब अमेरिकन जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं वो इंडिया आए थे, और कहा जा रहा था कि उनके जो उनका तमाम तर लिस्ट है जिन इश्यूज़ को उन्होंने डिस्कस करना है, उनमें वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोस्टुलेट इज़ द डील बिटवीन रशिया एंड इंडिया अबाउट द S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। तो वो क्या उस पर क्या डेवलपमेंट हुई है? क्या अमेरिका ने इंडिया को उस डील से रोक दिया है? और अगर नहीं रोका तो अमेरिका इंडिया को अपना इंतहाई क्रूशल स्पेशल डेटा, जो कि शायद किसी को भी नहीं प्रोवाइड करता, बैका कॉमकैसा, वो तमाम तर जो एग्रीमेंट्स किए, रिसेंटली बैका हुआ, तो वो अमेरिका को क्या ये चीज़ काबिल कबूल होगी कि इंडिया रशिया से एयर डिफेंस सिस्टम खरीदे और अमेरिका इंडिया को जो है वो स्पेशल डेटा दे? देखें, अमेरिका को काबिल कबूल हो या ना हो वो तो अलग बात है, और चलें इस पर बात कर लेते हैं। अमेरिका को तो काबिल कबूल नहीं होगा, बट इंडिया को भी ये काबिल कबूल नहीं होगा कि इंडिया अपने रिलेशन, जो इंडिया की एम्बिशन है ग्रेट पावर के साथ खड़े होना, ग्रेट पावर में खड़े होना, क्योंकि वो इस रीजन को कंकर करना चाह रहा है, इस रीजन को डोमिनेट करना चाह रहा है, अपने हमसाया मुल्कों को जो है अग्रेसिव उन पर एक पॉलिसी इम्प्लीमेंट करके, उसके लिए वो किसी हद तक भी जा सकता है। कश्मीर में वेपन्स यूज़ करने के लिए उसको किसी भी आलमी हथियारों की मंडी तक पहुँचना उसके लिए कोई मसला नहीं है, उसके लिए इंडिया हर इकदाम करेगा और करता है। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया, हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी इस चीज़ को देख लें, इंडियन पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी को देख लें, किस तरह वो ग्रेट पावर, वो किसी के साथ कोई डिक्लेयर भी नहीं करते अपनी कोई दुश्मनी, और सारों से बेनिफिट भी लेते हैं। सो अमेरिका को एतराज़ इस पर ज़रूर होगा, जिस तरह रशिया पे भी एतराज़ हुआ है, चाइना पे भी एतराज़ होगा, ईरान पे भी एतराज़ होगा, बट इंडिया उस एतराज़ को कितना सीरियस लेता है। बिकॉज इंडिया को भी पता है कि अमेरिकन ऑफिशियल्स, अमेरिकन डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स पढ़े हैं, उनकी वेबसाइट्स पे पढ़े हैं, तो उनके जो स्टेट डॉक्यूमेंट्स हैं उन पे दे हैव एक्सेप्टेड डायरेक्टली इनडायरेक्टली कि एशिया में जो एशियन कॉन्टिनेंट है, या जो एशियन बैलेंस ऑफ पावर है, एशियन पॉलिटिकल ऑर्डर जो है, उसमें अमेरिका को रहने के लिए इंडिया का साथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसी चीज़ को इंडियन जो वो कैश करवाते हैं दुनिया में। बिल्कुल, दैट्स ट्रू। लेकिन अब पाकिस्तान जो है वो इस डील से क्या हासिल कर सकता है? पाकिस्तान इस डील को कैसे अपने बेनिफिट में यूज़ कर सकता है? और इंडिया का जो बढ़ता हुआ असर व रसूख है रीजन के अंदर, जो अमेरिकन पुश के बाद बड़ी हद तक इंडिया का एक असर रसूख सामने आया, क्योंकि जब तक इंडिया रशियन ब्लॉक में था तो रशिया आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन बैक इन 1990s, उसके बाद से रशिया ग्लोबल पॉलिटिक्स में, एक्सक्लूडिंग सम ऑफ द अफेयर्स दैट केप्ट टेकिंग प्लेस इन द ईस्टर्न यूरोप, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, रशिया अवॉइड करता है डायरेक्टली इन्वॉल्व होने में। लेकिन अमेरिका पूरी दुनिया में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट में बिलीव करता है, और वो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट में बिलीव करने वाली सबसे बड़ी पावर नाउ शी इज स्टैंडिंग एट इंडियाज बैक। तो अब इंडिया जब रीजन में इतना स्ट्रॉन्ग होकर सामने आ रहा है, और दूसरी साइड चाइना और ईरान की ये डील है, और उसमें पाकिस्तान भी एक पार्ट प्लेयर है, तो पाकिस्तान को इस डील से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? ये डील या इस तरह के और जो आने वाले वेंचर्स हैं चाइना के, या एक नया ब्लॉक शिफ्ट जो है, ये पाकिस्तान के लिए किस हद तक मददगार साबित होगा विज़-अ-वी इंडिया? पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी डेवलपमेंट है, बिकॉज दोनों पाकिस्तान के नेबर्स हैं और इमीडिएट नेबर्स हैं, चाइना भी और ईरान भी। तो दोनों के दरमियान अगर एक इकनॉमिक कोऑपरेशन का एग्रीमेंट एक शुरू हो गया, जो कि आगे जाके एक
पॉलिटिकल कोऑर्डिनेशन पे भी स्टार्ट करेगा और डिफरेंट डायमेंशन में जाएगा। बिकॉज अभी तो ये एग्रीमेंट हुआ है ना, अभी इसकी डिटेल्स आएंगी। जब डिटेल्स आएंगी तो फिर पता चलेगा दोनों मुल्क किस डायमेंशन में जाएंगे। बट ये हमें पता चल गया कि दोनों मुल्क पीसफुल तरीके से अब जो है अपने तल्लुकात को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, तो उसका पाकिस्तान पर बिल्कुल असर होगा और बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। बिकॉज जिस तरह मैं बार बार ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये सी पैक की एक्सटेंशन है जो ईरान को शामिल करना है, तो सी पैक पाकिस्तान के साथ लिंक्ड है और चाइना को भी इस चीज़ का पता है कि पाकिस्तान के बगैर सी पैक कंप्लीट नहीं होगा। और ये भी चाइना को पता है कि सी पैक जब का पाकिस्तान ने साइन चाइना को इस चीज़ का भी पता है कि जब का पाकिस्तान ने सी पैक साइन किया है, उसके बाद पाकिस्तान इस रीजन में इंडिया की शक्ल में और इस रीजन से बाहर इंडिया और यूएस की जो स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है उस शक्ल में, और इसके अलावा भी डिफरेंट शक्लों में पाकिस्तान जितनी ज़्यादा इसकी प्राइस पे कर चुका है, तो चाइना को भी इस चीज़ का अंदाज़ा है। तो डेफिनेटली, और ईरान पाकिस्तान का आइडियोलॉजिकल नेबर है, हमारे बड़े अच्छे रिलेशंस हैं, तो दोनों मुल्क जो हैं वो पाकिस्तान के लिए कोई ऐसी डेवलपमेंट नहीं होगी जिस पर पाकिस्तान की कोई एप्रीहेंशन या कंसर्न इमर्ज हो। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, कोई अच्छी डेवलपमेंट ही होगी। और जहाँ तक रीजन के अंदर सऊदी अरेबिया का ताल्लुक है, सऊदी अरेबिया भी एक मेजर पार्ट प्लेयर है, ईरान के नेबरहुड में है बिल्कुल। और ईरान और सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात सदियों से अच्छे नहीं रहे, लेकिन पिछले कुछ अरसे में खुसूसन ईरान और सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात में शदीद सरमहरी रही है। जब से ईरान के अंदर इस्लामिक रेवोल्यूशन आया है, सऊदी अरेबिया और ईरान एक टेबल पे नहीं बैठ पाए। अब जो नई डेवलपमेंट हो रही है जिसमें चाइना ईरान के अंदर जा रहा है, जबकि सऊदी अरेबिया को भी बड़ी हद तक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में भी बड़ी हद तक उनको ऐड करने की कोशिश की गई। एक ऑयल रिफाइनरी का वो वादा करके गए जनाब मोहम्मद बिन सलमान साहब, $10 बिलियन का। तो अब जो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का एक ताल्लुक है वो भी बड़े नाजुक मराइल में है। पिछले कुछ अरसे में जो उन्होंने अपनी जो किस्तें पाकिस्तान से कर्ज़े की वापस ली, जिस तरीके से वापस ली गई, वो पाकिस्तान के लिए बड़ा तकलीफ दे था। तो अब पाकिस्तान और पाकिस्तान का एक एलाए मिल के एक ऐसे मुल्क के साथ ताल्लुक बनाना चाह रहे हैं जो कि सऊदी अरेबिया के लिए शायद दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन है सऊदी अरेबिया का। तो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात आप आइंदा आने वाले दिनों में अगर ये डेवलपमेंट्स होती हैं और एक नया ब्लॉक बन जाता है, उसमें जो दो कंट्रीज़ आएंगी, स्पेसिफिकली टर्की एंड ईरान, they are going to be against, they are going to be in favor of Iran that is going against Saudi Arabia. So how do you see the future partnership between Saudi Arabia and Pakistan? पाकिस्तान बहुत अच्छे तरीके से अपनी इंटेंशंस को कम्युनिकेट कर चुके हैं मुस्लिम वर्ल्ड से। जब यमन इशू पे आपको याद होगा, जब ये गवर्नमेंट नई आई थी, तो इन्होंने आते ही एक बड़ा अच्छा स्टांस लिया था जब इन्होंने सपोर्ट किया था कि यमन इशू पे हम मीडिएटर का रोल, बैलेंसर का रोल प्ले करेंगे, हम किसी एक की साइड नहीं लेंगे। बहुत ज़्यादा प्रेशर था उस वक्त पाकिस्तान पे, मुस्लिम वर्ल्ड का, उस वक्त पाकिस्तान ने क्लियर कर दिया था। इसराइल वाले इशू पे बहुत ज़्यादा प्रेशर था, उस पर भी हमने जो है वो अपने जो मेन इशूज़ हैं, जो सिक्योरिटी कंसर्न हैं, उन पे जो फ़लस्तीन का इशू है, कश्मीर का, फिर इसराइल के जो रिलेशन है इंडिया के साथ, वो सारी चीज़ें हमने वी हैव ऑल द थिंग्स इन कीप इन माइंड। और हमने मुस्लिम दुनिया को बड़ा क्लियरली बता दिया कि हम अपनी पोजीशन पे कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, हम अपने इंटरेस्ट को देखेंगे। दूसरा, हम किसी की जंग नहीं लड़ेंगे, हमें अपनी स्टैंडिंग भी देखनी है। हाँ, अगर हुआ तो हम एक मीडिएटर का रोल प्ले कर सकते हैं ईरान और सऊदी अरेबिया में, और शायद यही पाकिस्तान के लिए अब ज़्यादा बेस्ट होगा। बिकॉज पाकिस्तान का भी एक मुस्लिम दुनिया में पोटेंशियल है ना, पाकिस्तान भी एक मेन प्लेयर है मुस्लिम दुनिया के, सिर्फ एक ही न्यूक्लियर पावर है मुस्लिम दुनिया में, वो पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान के बगैर मुस्लिम दुनिया पूरी नहीं होती। और ईरान के साथ रिलेशन अच्छे करने के बाद, जो चाइना के हवाले से ईरान के साथ थोड़ा क्लोज होने के बाद, पाकिस्तान की एक ये भी स्ट्रेटजी हो सकती है, ये इस वक्त कहना तो नामुनासिब है, लेकिन ये एक स्ट्रेटजी हो सकती है कि पाकिस्तान दोनों मुल्कों में मीडिएशन करवा दे, सो एक मुस्लिम वर्ल्ड को यूनाइट कर सकें। सो पाकिस्तान का रोल जो है हम बहुत अच्छी तरीके से जो है ना वो कम्युनिकेट कर चुके हैं दुनिया से, स्पेशली मुस्लिम वर्ल्ड से। बिल्कुल। तो अब जो हम इसके इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव्स की तरफ आते हैं, जो पाकिस्तान की सिचुएशन रही है पिछले 3-4 साल के अंदर, जिस तरह से हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी आहिस्ता आहिस्ता करके बिल्कुल डाउनवर्ड स्पायरल पे चली गई है और हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ ऑलमोस्ट हॉल्ट हो गई है, चाहे वो कोविड की वजह थी या चाहे वो गवर्नमेंट की एग्रेसिव पॉलिसीज़ थी टुवर्ड्स एरेडिकेशन ऑफ करप्शन। बट व्हाट हैपेंड इज़ दैट एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तानी इकॉनमी इज़ क्वाइट लो।
तो ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, इससे पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए क्या अच्छे समरात सामने आ सकते हैं? कैसे हम अपनी इकॉनमी को इंडिपेंडेंट बना सकते हैं? हम कैसे ऐसे इक़दाम कर सकते हैं जिससे थ्रू बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हमारी इकॉनमी इंडिपेंडेंट हो? उल्टा ये ना हो कि हम चाइना पे डिपेंडेंट हो जाएं, चाइना हमारे डिफरेंट ट्रेड जोन्स को या इकोनॉमिक जोन्स को कंट्रोल करने लग जाए और हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी विद इन आवर कंट्री भी चाइनीज़ क्लिंच में चली जाए। तो हम कैसे कोई ऐसी एक्टिविटी या कोई ऐसी इक़दाम उठा सकती है गवर्नमेंट जिससे एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी पाकिस्तान में जो है वो दोबारा से इनिशिएट हो with the push of this BRI और जो Chinese investments चलिए, because what I think is that Chinese investment right now is the only major investment that is going on in Pakistan. Definitely, that's the only major investment presently in Pakistan, but at the same time अभी तक जितने इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं उनमें कतन ये नहीं है कि वी आर मेकिंग आवरसेल्फ वल्नरेबल बिफोर एनी ग्रेट पावर। हम अपने आप को ना कमज़ोर बना रहे हैं, ना किसी को ये बता रहे हैं कि हम डिपेंडेंट हो रहे हैं। अभी तक जितना भी हो रहा है वो इक्वल फुटिंग पे हो रहा है। अगर चाइना यहाँ पे चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट आ रही है तो पाकिस्तानियों को रोज़गार भी मिल रहा है, पाकिस्तान की इकॉनमी में प्रॉस्पेरिटी भी आ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी हो रहा है। हमें बहुत सारी चीज़ों में जो है ना हमारी डिपेंडेंसी ख़त्म हो रही है चाइनी इन्वेस्टमेंट से। और दूसरा मैं ये बात ज़रूर आपके प्रोग्राम में करता चलूँ कि जब दो मुल्कों के दरमियान कोई एग्रीमेंट होता है तो उसका हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि एक मुल्क को पूरा डाउन कर दिया गया, दूसरा डोमिनेट हो गया, या एक इंडिपेंडेंट हो गया, दूसरा डिपेंडेंट हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जब दो मुल्कों के दरमियान किसी किस्म के तल्लुकात बनती हैं तो वो अपने नेशनल इंटरेस्ट पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते। तो उसी तरह सीपैक बनने से ये हरगिज़ हमें नहीं समझना चाहिए कि सीपैक को साइन करने से हमने सरेंडर कर दिया या हम डिपेंडेंट हो गए। डेफिनेटली हम अपनी इकनॉमिक ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, अपनी इकनॉमिक इंडिपेंडेंस की तरफ जा रहे हैं। इसीलिए शायद हमने चाइना के साथ जो हमारा ये सीपैक एग्रीमेंट हुआ है उसमें हम एड पे फोकस नहीं कर रहे, हम इन्वेस्टमेंट पे फोकस कर रहे हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो ये इसी चीज़ की बात, इसी चीज़ की एविडेंस आपके सामने है कि वी आर गोइंग टू बिकम इंडिपेंडेंट इन आवर इकोनॉमिक एक्टिविटी। वी होप दैट दिस हैपेंस एंड हमारे कंट्री के जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं वो जल्द से जल्द सॉल्व हों, बिकॉज व्हेन यू आर इकोनॉमिकली साउंड तो फिर आप पॉलिटिकली अपने आप को ग्लोबल एरेना में असर्ट कर सकते हैं। द लास्ट थिंग रिगार्डिंग दिस टॉपिक दैट वी वर डिस्कसिंग अबाउट चाइना एंड ईरान, what was the reason that there was what I have learned from my studies and all that, there was a gap between the Pakistan and Iran relationships. Pakistan-Iran relationships were not as cordial as we had with China, as we had with Turkey, as we had with Saudi Arabia. Pakistan and Iran are immediate neighbors, but we don't see any extraordinary exchange or extraordinary warm or cordial sort of environment between two countries जहाँ पे कोई उनके दरमियान कोई जॉइंट वेंचर्स हों। एक टापी के बारे में सुना गया था, वो भी एक मतलब चीज़ जो है वो बड़ी हद तक साइड पे चला गया वो इशू। तो ये पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो तल्लुकात आपस में बेहतर नहीं हो पाते, क्या मसले हैं? क्या अमेरिका का प्रेशर है? क्या सऊदी अरेबिया का प्रेशर है? क्या पाकिस्तान के अंदर रिलीजियस क्लैरिक्स जो हैं उनका प्रेशर है? क्या वजह है कि हम और ईरान उस हद तक आपस में इंगेज नहीं हो पाते जैसे ईरान इंडिया से इंगेज होता है, जैसे ईरान चाइना से इंगेज होता है? जी, उसमें 2-3 फैक्टर हैं। एक तो अफ़गानिस्तान का इशू है, नो डाउट अफ़गानिस्तान में इंडियन इन्वॉल्वमेंट भी है और ईरान पे भी कुछ कंसर्न्स हैं। अफ़गानिस्तान में जब तक पीस नहीं हो सकता तो इस खिते के जितने मुल्क हैं या इससे हमारे जो नेबर्स हैं, फॉर एग्जांपल ईरान भी हो गया, तो उनके साथ भी हम उस तरीके से अपने रिलेशंस इंप्रूव नहीं कर सकते जिस तरह हमारे बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव रिलेशन दूसरे मुल्कों के साथ हैं। हम जॉइंट वेंचर्स कर रहे हैं, डिफरेंट डायमेंशन में कोलैबोरेशंस कर रहे हैं। दूसरा, पाकिस्तान के जो सऊदी अरेबिया से अच्छे रिलेशन है, बिल्कुल ईरान को इस पर एतराज़ात हैं, बट उसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि पाकिस्तान अगर सऊदी अरेबिया से रिलेशन अच्छे कर रहा है तो ईरान से बिगाड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए दोनों मुल्क इक्वली रिस्पेक्टेबल है, बिकॉज दोनों की नो डाउट आइडियोलॉजिकल कन्फ्रंटेशन है वो अपनी जगह, बट वी रिस्पेक्ट द आइडियोलॉजी ऑफ द बोथ कंट्रीज़। और हमारे मुल्क में भी दोनों जो वो सेक्टेरियन डिवीजन्स हैं हमारे मुल्क में पाई जाती है। नो डाउट वो सेक्टेरियन वायलेंस बनता है, सेक्टेरियन वायलेंस वो कभी कभी बन जाता है, तो उसमें
भी कुछ जो है वो ईरान के कंसर्न्स होते हैं, लेकिन उसमें हमारी जो एक गवर्नमेंट होती है उसको हमेशा हमारी गवर्नमेंट की अप्रोच ये होती है कि सेक्टेरियन वायलेंस को ख़त्म किया जाए, इसको सेक्टेरियन डिवीजन तक रखा जाए। सेक्टेरियन डिवीजन्स होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सेक्टेरियन वायलेंस होना बुरी बात है। तो उसके लिए हमारी गवर्नमेंट भी ये काम कर रही है। तो अभी ये जो चाइना के साथ ईरान की $4 बिलियन की डील हुई है, और इसके बाद मुझे लग रहा है, और दूसरा पाकिस्तान भी ये मैसेज दे चुका है मुस्लिम दुनिया को कि पाकिस्तान अब अपनी पोजीशन को एज अ मीडिएटर और बैलेंसर यूज़ करेगा। तो इसके बाद मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा इनमें जो है वो कोलैबोरेशन शुरू हो जाएगी। अच्छा, ये जो पिछले दिनों आर्मी चीफ साहब का एक बयान आया जो इस्लामाबाद में जो नेशनल सिक्योरिटी डायलॉग था, उसमें उन्होंने फरमाया कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान को अपने माजी के जितने भी चपकलश थी उसको भुला के एक बेटर फ्यूचर की तरफ चलना चाहिए, हमें माजी भुला के फ्यूचर की तरफ देखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। इस बयान को बड़ा तोड़ मोड़ के, बड़ा ट्विस्ट एंड जिसे कहते हैं कि वो फैब्रिकेट करके पेश किया गया कि शायद पाकिस्तान जो है वो कश्मीर पे समझौता करने जा रहा है। हालांकि जब तक आप कश्मीर के ऊपर जंग तो सोल्यूशन है नहीं है, जंग की तरफ ना तो हम खुद जाने के मुतहम्मल हो सकते हैं, ना हिंदुस्तान, ना पाकिस्तान और ना ग्लोबल कम्युनिटी हमें जाने देगी, बिकॉज अ वॉर बिटवीन 2 न्यूक्लियर पावर्स मीन थर्ड वर्ल्ड वॉर एंड दैट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड। सो जंग तो ऑप्शन है नहीं। सो द अदर ऑप्शन, ओनली अवेलेबल ऑप्शन इज़ ईदर द डेडलॉक, दैट स्टेटस को में बैठ जाएं या फिर बैठ के मुज़ाकरात करें। तो आर्मी चीफ साहब ने वही मुज़ाकरात का एक मशवरा दिया जो कि सैन एंड सॉर्टेड एक चॉइस थी। तो आप क्या समझते हैं, हिंदुस्तान से जब कभी हम मुज़ाकरात के लिए जाते हैं, दे ऑलवेज कम अप विद द आइडिया दैट टेररिज्म पे बात करें, दे कम अप विद द आइडिया कि आप इस इशू को टच कर लें, उस इशू को, बट वो जो एक मेन जो हमारे और हिंदुस्तान के दरमियान बोन ऑफ कंटेंशन है कश्मीर, वो उसके ऊपर बात नहीं करते। तो व्हाट शुड बी आवर पॉलिसी टुवर्ड्स इंडिया इन द अपकमिंग एक्सपेक्टेड कंपोजिट डायलॉग, जिससे हम हिंदुस्तान को इस बात पे मजबूर करें कि वो कश्मीर पे बात करें, बिकॉज कश्मीर इशू इज़ द ओनली इम्पॉर्टेंट पेंडिंग इशू दैट इज़ बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान फॉर द पास्ट 7 डेकेड्स। तो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए पाकिस्तान की, और आप आर्मी चीफ साहब के इस बयान को कैसा देखते हैं? अगर आप पाकिस्तान की हिस्ट्री देखें, जो हमारे इंडिया के साथ जो जितने भी इंट्रैक्शन होता है, तो उसमें हमेशा हमारी उसमें हमेशा हमारी ये कोशिश होती है कि हम जो है इस खित्ते में अमन कायम करें और इस खित्ते को एक मुस्तहकम खित्ता बनाएं। उसके लिए अगर आप हिस्ट्री देखें तो पाकिस्तान ने CBMs भी बड़े प्रपोज किए हैं इंडिया को। पाकिस्तान ही वो पहला मुल्क था जिसने कहा था दुनिया में कि साउथ एशिया एक न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन होना चाहिए। उसके बाद अगर रीसेंट हिस्ट्री देखें तो पाकिस्तान ने करतारपुर भी जो ओपन किया, तो ये भी इंडिया को एक मैसेज था कि भाई ठीक है ना, बहुत हो गया, अब रिलेशन रिजॉल्व करें। तो इंडिया ने उसका जवाब वो 370 आर्टिकल में बड़ा अग्रेसिव जवाब है, और हमेशा अग्रेसिव जवाब आता है। और अभी भी जो है वो हमारे गवर्नमेंट ने, हमारे ऑफिशियल्स ने एक थोड़ी सी ऑफ़र इंडिया को की कि ठीक है, माजी भुलाते हैं और अच्छी बातें करते हैं, कुछ सोचते हैं, लेकिन वो 370 की कोई बात नहीं, कश्मीर की इंडिया ने कोई बात नहीं की। तो वैसा वार्म रिप्लाई इंडिया से मिला नहीं है। हालांकि अगर हम दुनिया में देखें तो अब पूरी दुनिया को ये पता चल चुका है कि कश्मीर में ह्यूमन राइट्स वायलेशन कितनी ज़्यादा हो रही है। अभी जर्मनी ने इंडिया के साथ अपनी जो ट्रेड डील थी, स्ट्रेटजिक डील थी, वो जर्मनी ने रोक ली। उसने कहा ये जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, UN ने एक रिपोर्ट पब्लिश कर दी है, फिर वो यूरोपियन डिस इंफॉर्मेशन लैब की एक रिपोर्ट आ चुकी है कि किस तरह इंडिया प्रोपोगेट कर रहा है, दुनिया को पता चल चुका है। तो अब पाकिस्तान ने ये सोचा कि थोड़ी एक इंडिया को फेस सेविंग दे दें। जब दुनिया को पता चल चुका है तो बस ठीक है ना, अब बस करो, अब हमारे साथ रिलेशन भी अच्छे कर लो। लेकिन मोदी हुकूमत से इस किस्म की तवक्को रखना वो नामुमकिन है। मोदी हुकूमत तो ऐसी हुकूमत है जिसने अपना वो किसानों का बिल अभी तक वापस नहीं लिया। वो अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में अपने जो है वो लोगों को फैसिलिटेट नहीं कर रहा। तो हम ये किस तरह समझ सकते हैं कि वो कश्मीर को फैसिलिटेट करेगा? तो हमने एक इनिशिएटिव लिया, उसका इतना वार्मली रिप्लाई नहीं वहाँ से आया। अच्छा, हम अतीक साहब अपना होमवर्क प्रॉपरली करते क्यों नहीं है? क्योंकि देखें, जैसे अब जब हम दहशतगर्दी के ऊपर बात करते हैं, व्हेन इंडिया टॉक्स अबाउट टेररिज्म, दैट्स ओनली ब्लफ इंडिया प्लेज विद पाकिस्तान। कि आप कश्मीर पे बात करने जाए, वो कहते हैं दहशतगर्दी पे बात करें। नाउ द ओनली थिंग दैट इज़ जिसको इंडिया दहशतगर्दी के एम्बट में लाने की कोशिश करता है, दैट इज़ द एक्टिविटी दैट इज़ गोइंग ऑन इन Jammu Kashmir and Ladakh. So whatever is going on in Jammu Kashmir and Ladakh, that is not terrorism, that is freedom fight.
वो दुनिया में कई ममालिक में होती है। जिस मुल्क पे वो मुसल्लत होती है वो उसको दहशतगर्दी कहते हैं, और जो लोग वो कर रहे होते हैं वो उसको फ्रीडम फाइट कहते हैं। जो एंड पे अगर कश्मीर जीत गया तो इसको फ्रीडम फाइट के नाम से जाना जाएगा, और कश्मीर अगर हार गया तो उसको पूरी ज़िंदगी दहशतगर्दी कहा जाएगा। लेकिन दैट इज़ द इंडिजिनस एक्टिविटी दैट इज़ जनरेटेड फ्राम द वैली ऑफ कश्मीर। तो बाकी तो हिंदुस्तान के अंदर हमें कहीं पे कोई खातर खा दहशतगर्दी नज़र नहीं आती। तो हिंदुस्तान किस दहशतगर्दी की बात करता है? हम एक स्ट्रॉन्ग पर्सपेक्टिव लेके इंडिया के साथ टेबल पे क्यों नहीं बैठते कि जब वो दहशतगर्दी की बात करे तो हम उन्हें कहें कि दहशतगर्दी तो आप करा रहे हैं, आप दहशतगर्दी ख़त्म करें। आपने पाकिस्तान के कोने कोने में दहशतगर्दी कराई। बरामदाग बुगटी साहब आपके दिल्ली में जाते हैं, आप उनको रिसीव करते हैं। आप जो पाकिस्तान के अंदर TTP है उनके साथ आपके क्लियर ताल्लुकात रहे। इवन KPS अटैक से पहले भी इनकी आपस में कॉन्वर्सेशंस थी। वो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने इनको डोसियर भी प्रोवाइड किया रिगार्डिंग दैट। और फिर इवन के स्टॉक एक्सचेंज पे जो कराची में हमला हुआ उसमें इनकी इन्वॉल्वमेंट सामने आई। और PNS महरान में जो इन्होंने हमला किया और वहाँ पे हमारे PC-3 ओरायन तैयारे तबाह किए। कुलभूषण यादव की सूरत में एक डिक्लेयर्ड इंडियन आर्मी का नेवल कमांडिंग ऑफिसर हमारे पास मौजूद है जो इंडिया के बिहाफ पे यहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ कराता रहा, और वो मल्टीपल टाइम्स इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुका है। उसके बावजूद हमारी तरफ से एक स्ट्रॉन्ग मैसेज क्यों नहीं जाता? जब हिंदुस्तान दहशतगर्दी की भी बात करता है, व्हाई डोंट वी स्नब इंडिया? इसमें 2-3 फैक्टर हैं। जब आपने बात की कि बरामदाग बुगटी को रिसीव किया जाता है तो उसमें हमें कोई एतराज़ नहीं, उनको रिसीव करें। नेशनल है, पाकिस्तानी नेशनल है, उनको रिसीव करें। लेकिन उन रिसीव करने के बाद एंटी पाकिस्तानी फीडिंग लोगों में करनी, उस पर एतराज़ वो कम से कम ना की जाए। और दूसरी बात है कि जब हम बात करते हैं इंडिया की दहशतगर्दी की, तो इंडिया दहशतगर्दी आप ना कहें, अब BJP की दहशतगर्दी कहें। क्योंकि इंडिया में देखें AK गुजराल वाले भी जो है वो लोग आए थे जो कि कहते थे कि पीसफुल रिलेशन रिजॉल्व किए जाए। IK गुजराल इंद्र कुमार गुजराल जो था, उसका एक बड़ा अच्छा डॉक्ट्राइन था कि हम नेबर्स के साथ और दुनिया में एक पीस का मैसेज दें। सो अब इंडिया की बात ना करें, हम अब BJP की बात करें। अच्छा, अब जो BJP जब दहशतगर्दी की बात करती है तो वो दहशतगर्दी वो है जिसको BJP डिफाइन करती है। आई मीन BJP ने सबसे पहले तो इंडिया का वो जो एक सेकुलर डेमोक्रेटिक इमेज था उसको डिस्ट्रॉय किया बुरी तरह से। अब इंडिया के अंदर जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं वो बेचारे सिख हैं, ये उन पे भी जो है वो मुसल्लत कर रहे हैं। मुसलमानों के ख़िलाफ़ तो करते ही करते हैं। फिर इनकी वो जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, वो जो नॉर्थ ईस्ट में, वो उन पे भी ये बहुत ज़्यादा अपना असर्टिव हैं, बड़े अग्रेसिव हैं, बड़े वायलेंट भी उनको ट्रीट करते हैं। सो BJP एक फंडामेंटलिस्ट अग्रेसिव हिंदू स्टेट इंडिया को बनाना चाह रही है, जिसका अभी तक मोदी के दौर में तो इंडियंस को अभी तक इसका पता नहीं चल रहा। हाँ, अब दुनिया भी इस पे चीख रही है। लेकिन वक्त के साथ साथ जी, सो वो ये दहशतगर्दी है जो कि माइनॉरिटीज वहाँ पे उठती हैं और वो कहती हैं कि भाई हमें रिकॉग्नाइज करो, कम से कम रिकॉग्नाइज नहीं करते तो हमें सप्रेस तो ना करो वायलेंटली। उसको फिर BJP जो है ना वो कहती है कि जी ये जो है ये दहशतगर्दी हो रही है। नाज़रीन, हम बात कर रहे थे अतीक साहब के साथ रिगार्डिंग द रीजनल जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं बिटवीन चाइना एंड ईरान, और उसके रीजन के ऊपर जो इम्पैक्ट्स हैं वेदर इट्स पाकिस्तान, इंडिया और बियॉन्ड। चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, और ब्रेक से वापसी पे हम डिस्कस करेंगे PDM के मुस्तकबिल को। तो एक ब्रेक पे चलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, आज 4 अप्रैल है। ये याद रहे कि ये पाकिस्तान की तारीख़ के, चाहे उनसे किसी को इख्तलाफ हो या ना हो उनके कुछ नज़रियात से, लेकिन बिलाशुबा वो पाकिस्तान की तारीख़ के सबसे बड़े सियासतदान थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब। आज उनका योम शहादत है। जिस तरह उनको फांसी दी गई और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर दोबारा से वो पॉलिटिकल एक्टिविटी जो उनके दौर में एक वाइब्रेंट पॉलिटिकल एक्टिविटी हुआ करती थी, और जैसे वो पूरी दुनिया में एक ग्लोबल इस्लामिक लीडर के तौर पे उभर रहे थे, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को यकजा कर रहे थे, वो लीडरशिप का फुकदान न सिर्फ पाकिस्तान में देखने में आया बल्कि पूरी दुनिया में देखने में आया। तो आज ही के दिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के नवासे जो हैं बिलावल भुट्टो साहब, उन्होंने मौजूदा दौर की जो एक सबसे बड़ी पॉलिटिकल मूवमेंट थी जिसको पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट PDM के नाम से जाना जाता है, उसकी पीठ में छुरा घोंप दिया। यानी कि पहले तो जो वहाँ पे इनके आपस में जो इख्तलाफात बने, जिसके बाद
जो 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 एक गर्मा गर्मी हुई मरीम नवाज साहब और जरदारी साहब के दरमियान, जिसके बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के चले गए, लेकिन एवरीवन वाज रिलाइंग कि कल वो एक मीटिंग होगी पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की, और उसके बाद जो है वो कोई एक नया लाएअमल तय किया जाएगा, लेकिन वो मीटिंग नहीं हो पाई। बिलावल साहब ने वो मीटिंग कॉल ऑफ कर दी, जिसके बाद अब पीडीएम ने फैसला किया है कि वो विदाउट पीपल्स पार्टी एंड एएनपी आगे बढ़ेंगे और बाकी तमाम पार्टियां जो हैं वो इत्तेहाद बना के इस मूवमेंट को कंटिन्यू करेंगी। तो अतीक साहब, आप कैसा समझते हैं कि एक इतनी बड़ी सियासी शख्सियत के नवासे होके और इतनी बड़ी सियासी शख्सियत के बेटे होके बिलावल साहब ने जो अपने सियासी हलीफों के साथ, जो कि माजी में तो हरीफ रहे हैं लेकिन मौजूदा सूरत हाल में हलीफ थे, उनके साथ, जिनके साथ बेनज़ीर साहिबा ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था, ये जो एक इक़दाम उठाया है बिलावल साहब ने, आप इस इक़दाम को कैसा देखते हैं और आप क्या समझते हैं कि पीडीएम का क्या मुस्तकबिल है बिलावल साहब के जाने के बाद? बिलावल साहब का जाना या ना जाना तो हम वो तो मुस्तकबिल ही बताएगा, लेकिन हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि पीडीएम का रोल क्या है। तो पीडीएम का रोल, ये जिस तरह हमारी गवर्नमेंट में हो रहा है, पीडीएम बनी, पीडीएम से पहले दो जमातें अलग थीं, फिर पीडीएम बन गई, फिर क्लैश आना शुरू हो गए। मे बी कल कोई तीसरी जमात मिल जाए, मे बी कल ये तीनों अलग अलग हो जाए, बट ये अपोजिशन है, ये अपोजिशन है, इसने गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करना है, इसका काम है गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करना, और उसके लिए ये बहुत चीप भी जा सकते हैं और जाते हैं। और ये ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में हो रहा है, ये दुनिया में होता है। आप देखें सुपर पावर जो है वो अमेरिका में वाटरगेट स्कैंडल आ गया, वो क्लिंटन के दौर में मोनिका स्कैंडल आ गया, फिर दुनिया की जो जमहूरी मुल्क होते हैं उनमें अपोजिशन बहुत चीप लेवल तक जाती हैं, और शायद चीप का वर्ड मुनासिब नहीं होगा, वो जिस लेवल पर भी जाना चाहें गवर्नमेंट को बदनाम करने में या गवर्नमेंट को डिग्रेड करने में अपोजिशन जाती है। अपोजिशन को आप एथिक्स नहीं सिखा सकते, अपोजिशन को आप मोरल ग्राउंड्स पे आप कन्विंस नहीं कर सकते किसी चीज़ पे, बिकॉज उनके पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए पॉलिटिक्स में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं, वो गवर्नमेंट में हो या वो अपोजिशन में हो, वो किसी हद तक भी जाते हैं। और गवर्नमेंट के लिए इतना हमें इस पर खुश नहीं होना चाहिए कि अपोजिशन पीडीएम टूट गई, अपोजिशन अलग हो गई और बिखर गए। ये अपोजिशन है, ये कोई नया स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, कल को नया स्ट्रक्चर ना भी बनाए वो भी एक अलग बात है। जमहूरी मुल्कों में अपोजिशन और गवर्नमेंट जो है ना वो एक ही गाड़ी के दो पहिए होते हैं, उन्होंने साथ साथ चलना होता है। और जो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है वो दो जिम्मेदारियां गवर्नमेंट की होती हैं, एक अपोजिशन को मैनेज करना, दूसरा पब्लिक को डिलीवर करना। नो डाउट हमारी गवर्नमेंट को कुछ चैलेंज भी हैं, गवर्नमेंट हमारी कोशिश भी कर रही है, और अपोजिशन को भी। मेरा आपसे क्वेश्चन ये होगा कि बिलावल साहब अभी तो ही इज पार्ट ऑफ द ऑपोजिशन, सो व्हाई ही is giving an image, or the People's Party is giving an image that they are the B team of the government, because जो People's Party से हमेशा से expect किया जाता रहा है वो जमहूरियत के अलंबरदार रहे हैं, और वो खुद कहते रहे हैं कि सिलेक्टेड गवर्नमेंट है, सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है। अब पीपल्स पार्टी ऐसा एक्शन क्यों ले रही है, या बिलावल साहब ऐसा एक्शन क्यों ले रहे हैं, जिससे ये जाहिर हो रहा है कि वो ऑपोजिशन के ब्लॉक में नहीं है। अगर वो गवर्नमेंट में भी नहीं है और वो ऑपोजिशन में भी नहीं है, फिर वो कहाँ है? नहीं, वो अपोजिशन में तो है, क्योंकि लेकिन जो उनका बिहेवियर है वो नहीं, बिहेवियर को आप एग्जम्पशन आप बना सकते हैं, लेकिन आप उसको कन्फाइन नहीं कर सकते कि एग्जैक्ट ये बिहेवियर है। और दूसरा वही बिलावल साहब है जो ये कहते हैं, अभी तक भी कहते हैं सिलेक्टेड, और यही बिलावल साहब है जो ये कहते हैं कि अपोजिशन की अपोजिशन। तो ये पॉलिटिक्स है, या फिर ये है कि पीपल्स पार्टी जो है वो अपनी पॉलिटिक्स को पीडीएम की पॉलिटिक्स में जम नहीं करना चाहती, वो अपनी एक इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस हमेशा रखना चाहते हैं, जिसको वो बार बार असर्ट करते हैं थ्रू देयर एक्शंस। बिलावल साहब भी अभी इस सिस्टम में आए हैं, नो डाउट उनका एक फैमिली बैकग्राउंड है पॉलिटिक्स का, लेकिन अब इस मुल्क की पॉलिटिक्स में उनको नेशनल इंटरेस्ट को अपने माइंड में रख के किस तरह प्ले करना है, इस पे उन्हें थोड़ा सा टाइम लगेगा। दिस इज माय एनालिसिस, उनको थोड़ा सा भी टाइम लगेगा। सो मैं ये कहना चाहता हूँ अपोजिशन हमारी पीडीएम बनाए या कोई और जो भी बनाए, अपना अलायंस बनाए, लेकिन एक चीज़ को दे शुड कीप इन माइंड कि इस वक्त
पेंडेमिक भी आ चुका है, हमारी गवर्नमेंट को भी बड़े क्राइसिस हैं, ऊपर से इंडिया ने जो 370 आर्टिकल रिवोक किया, सी पैक के होने से जो अमेरिका की तरफ से प्रेशर आ रहा है, इंडिया के साथ उनकी क्लोजनेस ज़्यादा हो रही है, मुस्लिम मुल्कों की तरफ से प्रेशर आ रहा है, जिस तरह ब्रेक से पहले हमने सारा डिस्कस किया है, तो उसमें अपोजिशन को भी थोड़ा सा अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड करना चाहिए। नो डाउट वो अपोजिशन का रोल प्ले करें, साथ साथ मुल्क को। लास्ट क्विक रिस्पॉन्स ऑन द क्वेश्चन के अगर लेट्स सपोज बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो पीडीएम से अलहदा हो जाते हैं, इनकी राहें जुदा हो जाती हैं, तो वेयर डू यू सी द फ्यूचर ऑफ पीडीएम? फिर अगर नॉन लीग रह जाती है तो ये कोई नया हरीफ ढूंढेंगे अपना, मतलब जिद्दोजहद जारी रहेगी। नहीं, वो तो मैं कह चुका हूँ, अपोजिशन है ना, उसने गवर्नमेंट के साथ अलायंस तो नहीं करना, उन्होंने अपनी जोड़ तोड़ करनी है, वो फिर एक नया स्ट्रक्चर डेवलप करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि अतीक साहब का कहना था कि अगर बिलावल साहब जो हैं वो इस ऑपोजिशन के इस इत्तेहाद को छोड़ भी जाते हैं तो नून लीग किसी और इत्तेहादी को ढूंढ लेगी। ऑपोजिशन ने बहरहाल ऑपोजिशन करनी है और गवर्नमेंट को ये ख्याल रखना चाहिए कि ऑपोजिशन किसी भी हद तक जा सकती है गवर्नमेंट को टफ टाइम देने में और गवर्नमेंट को गिराने में, लेकिन जो एक उन्होंने इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया, हमें वो पॉइंट भी याद रखना चाहिए कि ऑपोजिशन को बहरहाल इस चीज़ का इदराक होना चाहिए कि इस वक्त रीजन के हालात भी ऐसे हैं और सबसे बढ़कर पाकिस्तान के अंदर पैंडेमिक जिस हद तक फैल चुका है, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर ईज करना चाहिए ताकि गवर्नमेंट एमिकेबली अपना काम कर सके। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।